उसने पलट कर देखा। इंसान, बहुत से इंसान, दोनों किस्म के इंसान, और उसके दिल को बहुत सुकून हुआ इस बात से कि यहाँ उस जैसे बहुत से हैं। वो उनकी तरफ बढ़ गया, होंठों पर मुस्कुराहट लिए, आंखों में प्यार लिए, और इंसानों ने भी उसे देख लिया। तब वो सब ठिठक गए। 6-7 लड़कियां थीं और 10-12 नौजवान। ना जाने वो इस वीराने में क्या कर रहे थे। ये कौन है? उनमें से एक नौजवान ने कहा। तुम कुछ भी कहो आदिल, हमें इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। दूसरे ने कहा, खौफ का मुजाहरा मत करो वरना वो शेर हो जाएगा। क्या जरूरी है कि वो तन्हा ही हो? वापस चलें? इस तरह भागना भी बुज़दिली का मुजाहरा होगा। फिर क्या करें? खामोश खड़े रहो। लड़कियां भी एक जगह सिमट गई थीं। सबके सब खौफजदा निगाहों से उसे देख रहे थे। तब वो उनके करीब पहुंच गया। चांदनी रात में उसकी शक्ल देखकर सब हैरान रह गए। लड़कियों ने खास तौर से गहरी सांसें ली। तब जावेद ने दलेरी से आगे बढ़कर पूछा, कौन हो तुम? गोलफाम, उसने जवाब दिया। गोलफाम? जावेद हैरत से बोला, इसकी मुराद गुलफाम से तो नहीं है, शहजादा गुलफाम। शकील ने इस आलम में भी हंसकर कहा, कहाँ से आए हो मिस्टर गोलफाम? आदिल ने भी हंसते हुए कहा, वहां से। उसने आसमान की तरफ उंगली उठा दी। ओ, चांद से आया है बेचारा, चांद का शहजादा। अब सच सच बता, क्या चक्कर है? तुम्हारे साथ और कौन है? जावेद ने कुछ और आगे बढ़ते हुए कहा, लेकिन वो खामोश रहा। जावेद ने उसकी आंखों में देखा और साकित होकर रह गया। इस रात में यहाँ क्या कर रहे हो? और उसकी समझ में ना आया तो उसने गर्दन हिला दी। देखो बेटा, शराफत से बता दो वरना हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। और एक बात कान खोलकर सुन लो, हम मुसल्लह हैं। मैं नहीं जानता, उसने रुक रुक कर कहा। अरे इसका लहजा कैसा है? आयशा ने कहा, गैर मुल्की है शायद। ओह, हिप्पी तो नहीं है। बाहर से आने वाले आवारा गर्द मुकामी लिबास में भी नजर आते हैं। लेकिन इसने जुमला तो उर्दू में कहा था। इससे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी सी उर्दू भी सीख जाते हैं ये लोग, शकील ने कहा। लेकिन वो तो खुद को मून लैंड का बाशिंदा बताता है। देखा नहीं, आसमान की तरफ इशारा किया था। भाई गैर संजीदगी से गुफ्तगू मत करो, पूछो तो सही ये कौन है? चेहरे से तो मासूमियत टपकती है। एक लड़की ने कहा, कुर्बो जवार में भी कोई नहीं है, करीब है तो कोई खतरा नहीं है, बात करो। तुम हटो, मैं गुफ्तगू करता हूँ, राशिद ने कहा। मिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है? उसने इंग्लिश में पूछा। लेकिन वो सादगी से उसकी शक्ल देखता रहा। इंग्लिश नहीं जानते, राशिद ने फिर कहा, और उसे हल्की सी झुंझलाहट होने लगी। ना जाने क्या बकवास कर रहे थे ये लोग। ये उससे अपनायत क्यों नहीं बरतते? इनके अंदाज में अजनबियत क्यों है? और उदासी से उसने अपना चेहरा छुपा लिया। वो मुंह फेर कर खड़ा हो गया। हाय, हसीना रूठ गई, आदिल ने मस्करेपन से कहा। बड़ा पुरस्कार शख्स है। भाई किसी झंझट में फंस गए, लानत भेजो। ऐसे ही, नवीद ने मस्करेपन से कहा और सब हंस पड़े। फिर झक मारते रहो, हम तो चले। आओ निगत, साइम बोला। कोई नहीं जाएगा। तो फिर इसे साथ क्यों ना ले चलें? वहां चलकर पूछेंगे कि ये कौन है, और अगर इसका मकसद ही ये हो तब भी हमें खा तो नहीं जाएगा। आओ भाई। और फिर राशिद और आदिल उसके पास पहुंच गए। यार कोई हथियार तो नहीं है? आदिल ने उसकी तलाशी लेते हुए कहा, और वो उम्मीदों बीम की निगाहों से उसे देखने लगा। शायद ये लोग उसे साथ ले लें। आओ, उसने मुतमईन होकर कहा, और वो खुश होकर उनके साथ चल पड़ा। वो सोच रहा था कि जुबान इस्तेमाल करके इन्हें अपने बारे में बता देगा। गोले बियाबानी उसे घेरे में लिए हुए दूर नजर आने वाले डाक बंगले की तरफ चल पड़ा। डाक बंगले में रोशनी हो रही थी। वो उनके साथ खुशी से आगे बढ़ रहा था, और फिर वो डाक बंगले में दाखिल हो गई। अफशा, अब्दुल से चाय के लिए कह दो, अभी लाई, अफशा ने कहा। बैठ जाओ दोस्त, आदिल ने कहा, और वो बैठ गया। अब इतनी बातें तो वो आसानी से समझ लेता था। क्यों ना हम दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू करें, क्या ख्याल है? आदिल बोला, और उसकी आंखें चमकने लगी। हाय यूसुफ, इसकी आंखें तो देखो कितनी प्यारी हैं। बड़ा अजीब है, नीली आंखें तो देखी हैं, लेकिन इसकी आंखें तो हीरों की तरह चमक रही हैं। बड़ा अनोखा है। अच्छा, अब बकवास बंद करो, इससे मालूमात तो हासिल करने दो। हाँ तो प्यारे दोस्त, तुम कहाँ से आए हो? सफ़ेद ज़रात की दुनिया से, उसने जहानत से कहा। वह समझ गया था कि इन नए लोगों को फिर अपने बारे में तफसील बतानी पड़ेगी। हैं? आदिल ने सर खुजाते हुए कहा। हाँ, मैं तुम्हारे दरमियान तुम्हारे साथ रहने आया हूँ। वहाँ मेरा कोई नहीं था, मेरा दिल घबराता था तो मैं यहाँ चला आया। अरे वाह, बोल तो खूब लेते हो। मगर ये सफ़ेद ज़र्रात की ज़मीन कहाँ है? वहाँ जहाँ चांद चमकता है। अल्लाह अकबर, गोया हजूर आसमान से उतरे हैं। उसने मासूमियत से गर्दन हिला दी। कैसी पाई ये ज़मीन? अरशद ने कहा, और वो जहन पर जोर देने लगा। इस बात का क्या मतलब हुआ? और थोड़ी सी कोशिश से बात उसकी समझ में आ गई। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, और लड़कियां अपने दिलों में गड़बड़ महसूस करने लगी।
ऐसी ही जानलेवा थी ये मुस्कुराहट के दिल धड़क कर रह गए। सब्ज सैयारा, उसने आहिस्ता से कहा, अभी मेरी समझ में नहीं आया। खूब खूब, क्या बात है इसमें? यहाँ मेरे जैसे बेशुमार हैं, लेकिन वो एक दूसरे को कबूल नहीं करते। सब एक दूसरे से जुदा होते हैं, सब अजीब हैं। बहुत उम्दा। आपके सैयारे का रंग कैसा है? रंग? उसने ज़हन पर जोर दिया और फिर मुस्कुरा कर बोला, हाँ, सफ़ेद, पानी भरे बादलों की मानिंद। यार, तुम्हारी जुबान तो साफ होती जा रही है। खैर, और खुल जाओगे 2-4 मुलाकातों में। वैसे मेरी जान, अब तो मकसद बता दो, आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, और वो सादगी से एक एक की शक्ल देखने लगा। खाओगे कुछ? आदिल ने पूछा। हाँ। उसने हाँ कहने के साथ जोर जोर से अपनी गर्दन को भी हिलाया। चलो, चाय के साथ कुछ और भी लाओ साहिब के लिए। वैसे साहिब अपनी समझ में नहीं आए, तुम में से कोई ने समझा हो तो मुझे समझा दे। एक बात जरूर है आदिल, समर ने कहा। क्या? बेज़रर है, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये कैसे कहा जा सकता है? मैं बहुत देर से इसके चेहरे के तासुरात नोट कर रहा हूँ। रिया और फ्रेब की एक रिमक भी मैंने इसके चेहरे पर नहीं पाई। और तुम्हें इल्म है कि मुझे अपनी इंसान शनासी पर फख्र है, और तुम में से कुछ इस बारे में तजदिया भी कर चुके हैं। वाकई समर, आदिल हैरत से बोला। समर की इस हैसियत से वो इनकार नहीं कर सकते थे। मेरा भी यही ख्याल है समर भाई, इरफाना ने कहा। और फिर ये तन्हा शख्स हमें नुकसान भी किस तरह पहुंचाएगा? खैर, अब नुकसान फायदे की बात छोड़ो। हम इतने बुज़दिल भी तो नहीं हैं कि इन चक्करों से खौफजदा हो जाएं। आओ अब संजीदगी से इसके बारे में तफ्तीश करें। ठहरो, इस बेचारे को कुछ खिला पिला तो दो, मुमकिन है भूखा हो। गर्ज लड़के और लड़कियां उसके बारे में गुफ्तगू करते रहे। वो खामोश बैठा रहा। वो सोच रहा था कि ये नए लोग ना जाने उसके साथ कैसे पेश आएं। सब के सब यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियां थे, मालदार वालदैन की औलादें। छुट्टियां थी इसलिए सैर तफरी के लिए आए थे और डाक बंगले में ठहरे हुए थे। उस वक्त चांदनी रात की सैर करने निकल आए थे कि ये अजूबा हाथ लग गया, और अब वो इससे लुत्फ अंदोज हो रहे थे। कुछ फल और चाय वगैरह उसके सामने पेश की गई। वो भूख प्यास से नाचना था। अगर उसे खाने को कुछ भी ना मिलता तब भी उसे कोई हाजत नहीं थी, लेकिन उसने देखा था कि उस जैसे लोग खाने पीने को बड़ी अहमियत देते, इसलिए उसने उनकी मोहब्बत में उनके तरीके अपनाए थे। चुनाचे उसने चाय भी पी और फल भी खाए, और फिर उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। हाय तेरी मुस्कुराहट, आदिल सीने पर हाथ मारकर बोला। मौलाना, अब तो बता दे अपने बारे में। अब तो हमारी दोस्ती भी हो गई, राशिद ने कहा। मैं तुम्हारे दरमियान रहना चाहता हूँ। सार आंखों पर, मगर आप हैं कौन? गोल फार्म, उसने जवाब दिया। वो तो शक्ल से ही जाहिर है। आदिल, अचानक जाहिद ने कहा। कहीं ये खोई हुई याददाश्त का मरीज तो नहीं है? सब चौंक पड़े, और इस बार सबने संजीदगी से इस बात पर गौर किया। यार जाहिद, सोची तो उम्दा है। लाओ फिर इसका तज्जिया कर लिया जाए, आदिल ने कहा। किस तरह? हम इसकी हैसियत का अंदाज़ा लगाएंगे। वो कैसे? ठहर जाओ, जाहिद ने कहा, और फिर वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसने उसके कपड़े देखे और फिर गर्दन हिलाते हुए बोला, लिबास तो मामूली है। फिर जाहिद ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसने भी जाहिद के हाथ गर्मजोशी से थाम लिए। जाहिद उसके हाथ को गौर से देखता रहा, फिर बोला, मुशक्कत का काम कभी नहीं किया, मगर अब क्या किया जाए? भाई, मैं दावे से कहता हूँ कि ये किसी उम्दा घराने का आदमी है और इसकी याददाश्त गुम हो गई है। चलो तस्लीम, लेकिन अब और जब कुछ नहीं, हम इसे साथ ले चलेंगे। इसकी तस्वीर अखबारों में देंगे ताकि जिसका लख्ते जिगर है उसके पास पहुंच जाए, जाहिद ने कहा। ठीक है, सबने इत्तफाक किया। तो मिस्टर गुलफाम, तुम हमारे साथ रहोगे? हाँ, उसने गर्दन हिलाई। इससे कबल तुम कहाँ रहते थे? यूसुफ खान, उसने जवाब दिया। चलो कुछ तो याद है, लेकिन मेरा ख्याल है तुम इससे यूसुफ खान के बारे में और कुछ नहीं मालूम कर सकोगे। परेशान भी नहीं करना चाहिए बेचारे को। फिर अब रात खासी हो गई है, सुला दो इसे भी, और खुद भी सो जाओ, कल चलना भी है। ओके बॉस, आदिल ने कहा, और फिर सोने की तैयारियां होने लगी। लड़कियां हस्बे मामूल एक बड़े कमरे में घुस गईं और लड़के दूसरे बड़े कमरे में। वो भी उनके साथ था और बहुत खुश। दूसरी सुबह लड़कियों को तन्हाई मिली तो शुरू हो गई। सच कहती हूँ आयशा, वो तो आसमान से ही आया है, हिना ने कहा। हाय, हिना बिल्कुल ख्वाबों का शहजादा है। उसकी मुस्कुराहट कैसी अनोखी है, और उसकी आंखें, अल्लाह, आंखें तो गजब की हैं। इससे कबल तो ऐसी चमकदार सब्ज आंखें कभी नहीं देखी। उसके अंग अंग से मोहब्बत फूटती है। मेरा ख्याल है तुम सब बीमार हो गई हो, सरवत ने कहा। अरे उसका बीमार कौन ना होगा, सोफिया ने आह भरी। देखो भाई, मैं एक दोस्ताना मशवरा देती हूँ, सरवत बोली। इरशाद इरशाद, कोई सीरियस ना हो। ख्वाम खा का आज़ार पालने से कोई फ़ायदा नहीं। ना जाने वो कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ चला जाएगा। हम इस तफरी को अलमिया का रंग नहीं देना चाहते। अलमिया तो हो गया सरवत, आयशा ने कहा। किसके साथ?
सरवत चौंक कर बोली, आपके साथ? क्या बकवास है? सरवत मुंह बिगाड़ कर बोली, अल्लाह की कसम, हमें तो सबसे ज्यादा सीरियस आप नजर आ रही हैं। तुम तो फजूल बातें करने की आदी हो, मैंने गलत नहीं कहा है। हाँ हाँ, सरवत ठीक कहती है। और ना जाने कब तक लड़कियां उसके बारे में गुफ्तगू करती रहीं। डॉक्टर एहसन ने एक तवील सांस ली और पेशानी मसलने लगे। उनका असिस्टेंट डॉक्टर फरहत और उनका बेटा अरशद उनके पास मौजूद थे। डॉक्टर फरहत वो ब्रेन रिपोर्ट देख रहा था जो एक जदीद तरीन मशीन के जरिए हासिल की गई। डॉक्टर एहसन मुल्क का बहुत नामवर ब्रेन स्पेशलिस्ट था। सरकारी अस्पताल में होने के साथ साथ उसका अपना प्राइवेट क्लिनिक भी था, जहां उसने दिमाग के सिलसिले में दुनिया की बेहतरीन मशीनें रखी हुई थीं। बेहद मसरूफ इंसान होने के बावजूद उसने उस अजीबोगरीब इंसान का ज़हनी तज्जिया किया जिसे उसका बेटा राशिद और बेटी इरफाना अपने साथ लाए थे। उनका ख्याल था कि वो खोई हुई याददाश्त का मरीज है। मुमकिन था डॉक्टर एहसन अपनी बेपनाह मसरूफियत की वजह से राशिद की बात मानने से इनकार कर देते, लेकिन नौजवान की शख्सियत ने उन्हें भी मुतासिर किया और वो उसका ज़हनी तज्जिया करने पर तैयार हो गए। लेकिन अब वो हैरान थे, उनका सारा तज्जिया ऐसी तैसी में मिल गया। उनके ख्याल में ये किसी इंसान के दिमाग का अक्स तो नहीं था। पूरी ज़िंदगी में उन्होंने बेशुमार दिमागों के ऑपरेशन किए, लातादाद जहनों की तस्वीरें हासिल की, लेकिन इस नौजवान के दिमाग के सिलसिले में उनकी जदीद तरीन मशीनें नाकारा साबित हुईं। काफ़ी देर तक खामोशी तारी रही। फिर डॉक्टर एहसन ने कहा, क्या ख्याल है फरहत? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जनाब। क्या हमारी मशीनों में कुछ खराबी हो गई है? हरगिज़ नहीं। फिर ये क्या है? मैं कुछ कहने से कासिर हूँ। मुझे भी तो कुछ बताइए डैडी। राशिद जो बहुत देर से खामोश खड़ा था उकता कर बोला, क्या बताया जाए? हम खुद कुछ समझने में नाकाम रहे हैं। डॉक्टर एहसन बोले, फिर भी कुछ तो डैडी। भाई अगर कुछ कहा जाए तो तुम यकीन नहीं करोगे। कर लूँगा डैडी, आप बताएं तो सही। तो फिर सुनो, ये शख्स जो तुम्हारे साथ है इंसान नहीं है। जी? राशिद हैरत से बोला, अब तुम शायद मेरे जहनी तज्जिए का मुतालबा करोगे। डॉक्टर एहसन हंसते हुए बोले, ओह नहीं डैडी, लेकिन। राशिद हैरत से बोला, हाँ राशिद, जदीद तरीन मशीनें ये बात बताती हैं। लेकिन डैडी क्या वो आपको इंसान नज़र नहीं आता? मुझे नज़र आता है, मशीनों को नहीं। तो इनमें से किसे धोखा हुआ? मुझे अपनी मशीनों पर एतबार है। ये कैसे मुमकिन है डैडी? मैं खुद हैरान हूँ बेटे। लेकिन उसके जहन का अक्स ये कोई ऐसा रोबोट है जिसे किसी इंसान ने नहीं तैयार किया। मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। कमाल है भाई, कोई गड़बड़ ज़रूर है। अब तुम बताओ, इसके सर में दिमाग नहीं है बल्कि एक ऐसी खुदकार मशीन है जो कायनाती तज्जिया कर सकती है और उसी के अमल पर काम करती है। अनोखी बात है। तुम इजाज़त दो तो मैं इसका सर खोल कर देख लूँ। ओह नहीं डैडी, इसकी क्या ज़रूरत है? ना जाने बेचारा कौन है। जो कोई भी है सख्त हैरत अंगेज़ है। फिर हम इसके बारे में क्या करें? ये मालूम होना चाहिए वो कौन है, तब इसके लिए अखबार में तस्वीर दी जाए। मुनासिब ख्याल है। मैं इसकी तस्वीर बनाकर आज ही अखबारात को भिजवा दूंगा। ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, डॉक्टर एहसन ने कहा। जी? वो क्या? इसके दिमाग के बारे में तफसील किसी को ना मालूम होने पाए, वरना चोर किस्म के लोगों का निशाना बन जाएगा और मुफ्त में जान जाएगी बेचारे की। क्या मतलब? बहुत सौ को इसके दिमाग से दिलचस्पी पैदा हो जाएगी और फिर बेचारे की शामत आ जाएगी। राशिद ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई। मगर अब इसके बारे में फ़ैसला क्या है डैडी? तुम्हारा तस्वीर वाला ख्याल दुरुस्त है। उस वक्त तक हम इसे अपने पास रहने देते हैं, डॉक्टर एहसन ने जवाब दिया। ठीक है डैडी। राशिद ने तवील सांस ली और फिर वह डॉक्टर की लेबॉर्ट्री से निकल आया। गुलफाम सबके लिए तमाशा बन गया। वो उन लोगों में खुश था। ये मोहब्बत करने वाले लोग उसके लिए अनमोल थे। यूसुफ खान को वो बिल्कुल भूल गया। अब ये सारी बातें उसकी समझ से बालातर थी। इरफाना की सहेलियां वगैरह आजकल कुछ ज़्यादा ही आने लगी थी और इसकी वजह गुलफाम की शख्सियत ही थी। उस वक्त भी इरफाना ने उसे अपने हाथ से संवारा था। राशिद के सूट उसके बदन पर फिट थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो बेहद ताउन करने वाला था। कोई उसके साथ कुछ भी करता रहे वो मुस्कुराता ही रहता। उसने कभी किसी काम में मदाखलत नहीं की। हाँ, लिबास पहनाते वक्त इरफाना को कुछ दिक्कतें पेश आई थीं। उसे अपने बदन का कोई एहसास नहीं था। बरहना है तो कोई ख्याल नहीं। पहली बार इरफाना धक से रह गई। उसने जब उससे कहा कि वो लिबास बदल ले तो उसने इरफाना के सामने ही लिबास उतार दिया और इरफाना कमरे से भाग गई। बहरहाल इसके बाद उसने लिबास पहनाने का काम मुलाजमों के सुपुर्द कर दिया। उस वक्त भी राशिद के एक सूट पर कब्जा हो गया था। आयशा, तौसीफ और रोबीना ने टेलीफोन किए थे कि वो शाम की चाय उनके साथ ही पियेंगी। ये आजकल तुम लोगों की मेहरबानियां क्यों बढ़ गई हैं? इरफाना ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस तुम्हें खुशबख्त मान लिया है। क्यों? टेलीफोन पर नहीं बताया जा सकता? ओह ऐसी बात है।
हाँ ठीक है, आ जाओ। इरफाना ने फ़ोन बंद कर दिया और अब वो उसे तैयार करके उनका इंतज़ार कर रही थी। गहरे नीले सूट में वो क़यामत बन गया। सुडौल बदन, मैच करती हुई टाई, दूध और मैदे की आमेजिश लिए हुए मलीह चेहरा, ज़मुर्दी आंखें, खम खाए हुए सुनहरे बाल, जो एक निगाह देखता दीवाना हो जाता। इरफाना ने खुद उसके बाल संवारे और वो किसी बच्चे की तरह गर्दन झुकाए बैठा रहा। इरफाना की दिली कैफियत क्या थी, ये उसकी दिलचस्पी से ही मालूम हो जाता। लड़कियों के आने का वक्त हो गया। मौसम खुशगवार था, इसलिए चाय का बंदोबस्त लॉन पर किया गया। इरफाना ने मुलाजमों को हदायत दी और खुद लॉन पर आ गई। उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। लड़कियां उसे देखेंगी तो क्या सोचेंगी? हाय, वो कैसा लग रहा है? उसकी आंखों में गुलफाम की तस्वीर घूम गई। ना जाने कौन है। अगर खोई हुई याददाश्त का मरीज है तो कितना बेजरर है। किसी बात पर तो एतराज़ नहीं करता, लेकिन वो खुद को सितारों की दुनिया का बाशिंदा क्यों कहता है? ना जाने तालीम याफ्ता भी है या नहीं। बचपन से ऐसा है कि किसी हादसे इसी कदर सोच पाई थी कि रोबीना की लंबी कार गेट से अंदर दाखिल होती नजर आई और वो संभल गई। लड़कियां इसे चुटकियों में उड़ा देंगी। कार पोर्टिको में रुक गई और तीनों लड़कियां नीचे उतर आईं। उन्होंने बड़े खूबसूरत लिबास पहने हुए थे और खूब जच रही थी। हेलो इरफाना। हेलो हेलो, तीनों की आवाज़ें उभरी। खुदा खैर करे, 3 क़यामतें यकजा हो गईं। और वो चौथी क़यामत कहाँ है? आयशा ने एक आंख दबाकर कहा। कहाँ छुपा दिया उसे? रोबीना ने कहा। हम नजर न लगाएंगे, तौसीफ बोली। फजूल बातों से परहेज करें ख़वातीन, इरफाना ने कहा। अल्लाह, ये संजीदगी। अरे वो है कहाँ? अंदर है। अंदर? क्या कर रहा है? कर रहा है कुछ, तुम्हें क्या? या खुदा, उसी के लिए तो आए हैं, तौसीफ बोली। अच्छा जी, ये बात है। फिर चाय कहाँ पियोगी? इरफाना ने कहा। क्या हाल है उसका इरफाना? हाल क्या होता, ठीक है। ये बेनियाजी हमसे ना चलेगी। तुमने उसे साथ लाकर हमारे साथ जुल्म किया है। मैं लाई थी, इरफाना आंखें निकाल कर बोली। भाई को इशारा कर दिया होगा। हम जानते हैं तुम दोनों एक दूसरे के राजदार हो। तौसीफ, बेशर्मी की बातें मत करो। करते रहेंगे, वरना उसे लाओ। मुतालबा, गुलफाम को लाओ, गुलफाम को लाओ। तीनों लड़कियां नारे लगाने लगी। अरे अरे, क्या बदतमीजी है। डैडी और भाईजान घर में हैं, तो हमारा मुतालबा पूरा करो। बुला लेती हूँ। लोफर गर्दी तो मत करो, बैठो। और लड़कियां हंसती हुई बैठ गईं। अब शराफत से बता दो, क्या कैफियत है उसकी? ईमान से ठीक है, सबके लिए खिलौना बन गया है। क्यों क्यों? लड़कियां दिलचस्पी से बोलीं। बस बच्चा है, बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं। एक एक बात बतानी पड़ गई है। या अल्लाह, सबको ऐसे खूबसूरत जवान बच्चे दे। तौसीफ आसमान की तरफ रुख करके बोली और उसकी शरारत पर इरफाना भी हंस पड़ी। सच बताओ इरफाना, तुम्हारे इजहार इश्क के जवाब में उसने क्या कहा? क्या क्या? इरफाना आंखें निकाल कर बोली। हाँ हाँ, बताओ क्या कहा। ऐसा करो, तुम उससे इजहार इश्क कर डालो, फिर पता चल जाएगा। क्या फौरन मुंह चूम लेता है? तौसीफ हैरानी से मुंह फाड़ कर बोली। तौसीफ प्लीज, बदतमीजी से बाज आओ, इरफाना जिच होकर बोली। हाय, तो क्या तुमने अभी तक उस बेचारे से इजहार इश्क नहीं किया? आयशा ने कहा। अगर ऐसा है तो हम उसकी तौहीन पर करारदादे मुजम्मत पास करते हैं। ये उसकी बेइज्जती है, रोबीना बोली। तो ऐसा करो, तुम में से कोई उसे अपने साथ ले जाए और उससे खूब इश्क करो, इरफाना ने चिढ़कर कहा। हाय, इसके 5000 ले लो, किसी तरह उसे हमारे हवाले कर दो। बड़ी अच्छी बातें कर रही हो, इरफाना बिलबिला कर बोली। मगर इरफाना, हमें वाकई हैरत है, इतनी प्यारी चीज़ से तुम्हें इश्क नहीं हुआ। आखिर तुम्हारी जमालियाती हिस्स क्या हुई? बराहे करम मुझे परेशान मत करो, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। फिर तुम उससे खूब जी भर कर इश्क कर लेना, इरफाना ने कहा और वो वहाँ से उठाई। फिर उसने एक मुलाजमा से कहा कि वो गुलफाम को ले आई और मुलाजमा अंदर चली गई। इरफाना वापस उन लड़कियों के पास आ गई। आ रहा है? आ रहा है, हाँ, इरफाना ने जवाब दिया। उसकी कुछ और बातें सुनाओ। कोई बात नहीं होगी। अच्छा भाई, अब संजीदगी। क्या समझ रखा है आपने हमारी इरफाना को? वो तो खुद खूबसूरत है, मुमकिन है वो इस पर लट्टू हो गया हो। और फिर उन सबकी निगाहें दरवाजे की तरफ उठ गईं और सबकी सिटी गुम हो गई। वो मुंह फाड़े उसे देखती रह गईं। क्या चीज़ नज़र आ रहा था वो? कैसा वकार था उसकी चाल में और मर्दाना हुस्न का, इससे हसीन शाहकार पहले कभी निगाहों में ना आया होगा। उफ खुदाया, तूने इसे क्या बना दिया इरफाना? रोबीना बोली। हाय, कैसा प्यारा लग रहा है। मर गए हम तो, तौसीफ बोली। खामोश रहो बेशर्मो, मुलाजमा है उसके साथ, इरफाना ने दांत पीस कर कहा। गुलफाम उनके करीब पहुंच गया। लड़कियों पर सख्ता तारी था और वह मुस्कुराते हुए एक एक की शक्ल देख रहा था। तुम जाओ, इरफाना ने मुलाजमा से कहा और मुलाजमा वापस चली गई। आओ गुलफाम, बैठो, इरफाना ने कहा। और वो इन अल्फाज का मतलब समझता था। कुर्सियों पर बैठना भी सीख गया था। चुनाचे वो एक कुर्सी पर बैठ गया। उफ इरफाना, कितनी खुश नसीब हो तुम, आयशा बोली। आयशा प्लीज, अब वो कुछ बातें समझने लगा है। कुछ? हाँ, इश्क से वाकिफ है, रोबीना बेबाकी से बोली।
खुदा का शुक्र है नहीं, वरना हमारे बारे में क्या सोचता, इरफाना ने दांत पीस कर कहा। तो डार्लिंग वाकिफ कराओ ना इसे, ताकि काम का आदमी बन जाए, रोबीना ने कहा। मिस्टर गुलफाम कैसे हैं आप? तौसीफ ने उसे बराह रास्त सवाल कर दिया और वह चौंक कर तौसीफ की शक्ल देखने लगा। फिर उसने इरफाना को देखा। नहीं समझे, तौसीफ ने कहा। बस इसे ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो, जुमला हकूक महफूज है ना, रोबीना बोली। मगर ये तो कोई बात ना हुई, हम तो इसे गुफ्तगू करने आए थे। इरफाना, आयशा संजीदगी से बोली। जी, मेरे ज़हन में एक और बात आई है। क्या? सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। कहीं ये हजरत, आयशा ने गुलफाम के चेहरे के तासुरात देखते हुए कहा, कहीं ये हजरत बेवकूफ़ी का इजहार करके हम सबको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? मुमकिन है ये कोई इंतहा पसंद शरारती हो और फुर्सत के औकात में एडवेंचर करने निकल पड़े हों। ऐन मुमकिन है, तौसीफ बोली। खुल जाइए मोहतरम, वरना हम लोग शैतान से बराह रास्त तो ताल्लुक़ रखते हैं, रोबीना उसकी ज़ुमुर्दी आंखों में देखती हुई बोली। लेकिन वो खामोशी से मुस्कुराता रहा। आपकी मर्जी, देखते हैं कब तक आप ड्रामा जारी रखती हैं। मैं इनसे कुछ बात कर लूँ इरफाना, तौसीफ बोली। और अब तक तो तू जैसे खामोश बैठी है, इरफाना मुस्कुराते हुए बोली। तब तौसीफ ने कहा, गुलफाम, बल्कि बकौल तुम्हारे गोलफाम। तौसीफ उसकी तरफ झुककर बोली और वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम कहाँ से आए हो? सफ़ेद ज़र्रात की ज़मीन से, उसने पुराना जवाब दोहराया। वो ज़मीन कहाँ है? वहाँ जहाँ सूरज चमकता है तो ज़मीन सफ़ेद हो जाती है, चाँद निकलता है तो सुनहरी, हर सितारा वहाँ अपने रंग छोड़ जाता है, लेकिन सूरज का रंग सब पर हावी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम्हारे वालदैन कहाँ हैं? वालदैन नहीं होते। फिर तुम गुलफाम क्यों हो? काला बिट्टू क्यों नहीं हो? तौसीफ बोली और सब लड़कियां हंस पड़ी। काला बिट्टू? उसने उलझे हुए अंदाज में कहा। तुम्हारा नाम गुलफाम किसने रखा? यूसुफ खान। यूसुफ खान? ये कौन बुजुर्ग हैं? बुजुर्ग? अच्छी तरकीब है, जो बात नहीं बताना चाहते उससे अजनबियत का इजहार कर देते हो। खैर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ये ड्रामा ख़त्म करके हमसे दोस्ती कर लो? दोस्ती? इसका मतलब ही नहीं समझते। उसने किसी गुड्डे की तरह गर्दन हिला दी। मैं तुम्हारी मोहब्बत में आता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान रहना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी हैं, यूसुफ खान बहुत अच्छा है, और छोटे छोटे बच्चे, वो प्यार से बोला और इरफाना की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मुबारक हो इरफाना, रोबीना हंसकर बोली। क्या बकवास है, इरफाना झीम कर बोली। तुम बहुत अच्छी हो और इसे बच्चे पसंद हैं। तौसीफ हंस पड़ी। मैं कहती हूँ, इरफाना ने जिला कर कहा। बस भाई, अभी से ना छेड़ो, इंतज़ार करो, देखो ये सिलसिला कहाँ तक पहुँचता है, आयशा ने कहा और इरफाना झिल्लाकर खड़ी हो गई। मैं तुम्हारे लिए चाय मंगाती हूँ, पियो और दफ़ा हो जाओ, फजूल बकवास से कान खा गई हो। और लड़कियाँ कह कह लगाने लगी। इरफाना चाय का कहने चली गई। बाज आ जाइए मोहतरम, हमने आपकी कामयाब अदाकारी तस्लीम कर ली है। इरफाना गरीब बेमौत मारी जाएगी, हमसे ताउन कर लें, दोस्ती कर लें। इरफाना की गैर मौजूदगी में लड़कियां उससे बकवास करती रहीं और वह खामोशी से मुस्कुराता रहा। दोस्ती के इजहार के लिए मुस्कुराहट ज़रूरी थी, चुनाचे वो इस पर अमल कर रहा था। लड़कियां झक मारती रहीं। जो बात उसकी समझ में आ जाती उसका जवाब दे देता, जो समझ में ना आती मुस्कुरा देता। और फिर चाय आ गई। उसने लड़कियों के साथ चाय पी। लड़कियों की ज़ुबान भला कहाँ रुकती। हाँ तो इरफाना, अब ये बताओ, क्या तुम हमें गैर समझती हो? क्यों? अगर गैर नहीं समझती तो फिर मुस्तकबिल का प्रोग्राम बताओ। क्या मतलब? अगर ये हजरत यही हैं जो नज़र आते हैं तो फिर क्या करोगी? मैं क्या करूँगी? नहीं, आखिर इनके बारे में कुछ तो सोचा होगा। तुमने अखबारात में इनकी तस्वीर नहीं देखी? तस्वीर? हाँ, डैडी ने इनकी तस्वीर अखबारात में दे दी है। किस लिए? उनके ख्याल में ये खोई हुई याददाश्त का मरीज़ है। ओह, हम इसे ज़्यादा देर तक तो साथ नहीं रख सकते, ना जाने किस घराने का इंसान है। अच्छा, इसके वालिदैन या दूसरे अकारिब इसके बारे में जान लें। इरफाना, इसके चले जाने से तुम्हें दुख ना होगा? देखो, सच सच बता दो। दुख तो होगा तौसीफ, इरफाना ने संजीदगी से कहा। होगा ना? रोबीना खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर तुम इंसानियत से गौर करो तो मेरा मजाक नहीं उड़ाओगी। वो किसी मासूम बच्चे की तरह है, हर कैफियत से बेनियाज। अगर तुम अदाकारी की बात कर रही हो तो ये मुमकिन नहीं है। अदाकारी इस शिद्दत से नहीं की जा सकती कि इंसान अपने वजूद से बेनियाज हो जाए, इरफाना ने संजीदगी से कहा। वजूद से बेनियाज? हाँ, वो किस तरह? इससे लिबास पहनना नहीं आता। या खुदा, क्या मतलब? लड़कियां हैरत से बोलीं। लिबास बदलने के लिए कहा गया तो इसने सादगी से अपने कपड़े उतार दिए। फिर मुलाजमों ने इसे दूसरे कपड़े पहनाए। इसके अंदाज में कोई तासुर नहीं था। खुदा की पनाह, सब लड़कियां हैरान रह गईं। फिर तो सॉरी मिस्टर गुलफाम, वो कोई भी है, फ्रॉड नहीं है रोबीना। लेकिन इरफाना, तुम्हारे डैडी इसका इलाज नहीं करेंगे? मेरा ख्याल है नहीं। क्यों? ये नहीं मालूम। ये तुमसे मानूस तो हो गया होगा। हाँ, काफ़ी हद तक।
बहरहाल खतरनाक मरीज ना होगा, वरना तुम्हारे नज़दीक इस तरह तन्हा ना छोड़ दिया जाता। हाँ जाहिर है, इरफाना ने कहा और फिर चौंक कर गेट की तरफ देखने लगी। एक पुलिस जीप अंदर आ रही थी जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर और दूसरे बहुत से लोग बैठे थे। जीप पोर्टिको में रुक गई और इंस्पेक्टर नीचे उतर आए। ये क्यों आए हैं? तौसीफ ने कहा। पता नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर मुलाजमा से कुछ बात कर रहा था। अभी तक उसकी निगाह लॉन के इस हिस्से की तरफ नहीं उठी थी। चंद साथ के बाद अरशद बाहर आया। वो इंस्पेक्टर से कुछ गुफ्तगू कर रहा था और फिर उसने अखबार अरशद को दिखाया तो इरफाना का दिल धक से रह गया। उसकी आंखों में अजीब से तासुरात उभर आए। तौसीफ, गड़बड़ हो गई। इरफाना गमगीन लहजे में बोली। क्यों, क्या हुआ? शायद इसके वालिदैन मिल गए हैं। कैसे मालूम? पुलिस ने अखबार दिखाया है। अखबार में उसकी तस्वीर है। तीनों लड़कियां संजीदा हो गईं। दर हकीकत गुलफाम की शख्सियत इतनी ही कशिश अंगेज थी कि कोई उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। राशिद कुछ देर पुलिस अफसर से गुफ्तगू करता रहा और फिर वो अंदर चला गया। चंद मिनट के बाद डॉक्टर एहसन भी बाहर आ गए और थोड़ी देर तक पुलिस अफसर से गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने लॉन की तरफ इशारा किया। पुलिस अफसर चौंक कर उस तरफ देखने लगा। फिर उसने सिपाहियों को इशारा किया और सिपाही लॉन की तरफ दौड़े। लड़कियां घबरा गईं, लेकिन सिपाही उनके करीब नहीं आए। अलबत्ता वो उनसे फासले पर इस अंदाज से खड़े हो गए जैसे किसी भागने वाले को नाकाम बनाना चाहते हैं। तब इंस्पेक्टर राशिद और डॉक्टर एहसन के साथ उनकी तरफ चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद वो उनके करीब पहुंच गया। लड़कियां घबराकर खड़ी हो गईं। मुआफ़ कीजिएगा ख़वातीन, क्या आप अंदर जाना पसंद करेंगी? क्या बात है डैडी? इरफाना ने पूछा। क्या इनके अजीज़ों का पता चल गया अंकल? रोबीना ने कहा। लेकिन डॉक्टर एहसन ने कोई जवाब ना दिया। अलबत्ता वो इंस्पेक्टर से बोले। क्या आप इसे हथकड़ियाँ लगाएंगे इंस्पेक्टर? ज़रूरी नहीं है डॉक्टर, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। हाँ, मैं ये पसंद नहीं करूँगा कि मेरी कोठी से किसी को हथकड़ियाँ लगा कर ले जाया जाए। आप बेफिक्र रहें। शुक्रिया। आप किसी वक्त आकर हमारा स्टेटमेंट ले लें, बेहतर, इंस्पेक्टर ने कहा और फिर वो गुलफाम के करीब पहुंच गया। वो उसकी आंखों में देख रहा था। फिर उसने भारी आवाज में कहा, क्या नाम है तुम्हारा? गुलफाम। यूसुफ खान को जानते हो? यूसुफ खान, यूसुफ खान। उसने गर्दन हिलाई। उसे किसने कत्ल किया? कत्ल? उसने ना समझने वाले अंदाज में कहा। हाँ, कत्ल, यूसुफ खान और उसके साथियों का कत्ल, जो तुम्हारे सिवा किसी ने नहीं किया, इंस्पेक्टर तंजिया अंदाज में बोला। और लड़कियों के मुंह से चीखें निकल गईं। वो कई कदम पीछे हट गईं, लेकिन वो पुरसुकून खड़ा था। ये सब बातें उसकी समझ से बाहर थीं। फिर इंस्पेक्टर आगे बढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हें यूसुफ खान के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करता हूँ। और वह फिर अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुरा पड़ा। डॉक्टर एहसन ने मुंह फेर लिया। फिर वो दूसरी तरफ रुख किए बोले, मेरी ज़ाती दरख्वास्त है इंस्पेक्टर कि इसके साथ बुरा सलूक ना किया जाए। मैं एक डॉक्टर की हैसियत से सर्टिफिकेट दे सकता हूँ कि इसकी जहनी कैफियत नॉर्मल नहीं, यह अनोखी शख्सियत का मालिक है। मैं ख्याल रखूँगा डॉक्टर, इंस्पेक्टर ने नरम लहजे में कहा। और फिर उसने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया। चलो, वो सख्ती से बोला। और वो सादतमंदी से इंस्पेक्टर के साथ आगे बढ़ गया। ये क्या हुआ डैडी? ये सब क्या हुआ? इरफाना बर्दाश्त न कर सकी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। पुलिस का शुबा है, ये नामुमकिन है। हुआ क्या, बताइए तो सही। ट्रक ड्राइवर यूसुफ खान और उसके साथियों को कत्ल कर दिया गया और ट्रक लूट लिया गया। कौन यूसुफ खान? होगा कोई, मगर उससे इसका क्या ताल्लुक? ये यूसुफ खान के साथ ही रहता था। पुलिस के कहने के मुताबिक यूसुफ खान चंद रोज कबल इसे अपने साथ लाया। वो इसके साथ भाइयों का सा सलूक करता था और पहली बार इसे साथ लेकर टूर पर गया। लेकिन इसने यूसुफ खान को कत्ल क्यों कर दिया, खुदा बेहतर जानता है। इरफाना, अरशद ने भारी आवाज में उसे मुखातिब किया। जी भाईजान। इसने कई बार यूसुफ खान का नाम लिया था। हाँ, आज भी, रोबीना बोल उठी। वो कातिल नहीं है डैडी, वो मासूम है। अगर वो कातिल होता तो फिर यूसुफ खान का नाम अपनी जुबान से ना लेता, अरशद ने पुरजोश लहजे में कहा। तुमने इसे कहाँ से पाया था अरशद? कमटाली के डाक बंगले के करीब। और आदिलपुर वाली सड़क वहां से ज्यादा दूर नहीं। आदिलपुर वाली सड़क? हाँ, यूसुफ खान को वहीं कत्ल किया गया। उसके तमाम साथी मारे गए, सिर्फ ये जिंदा बच गया। आखिर क्यों? क्या कहा जा सकता है डैडी? अरशद बदस्तूर परेशानी से बोला। बहरहाल पुलिस का शुबा मजबूत है। अगर वो बेगुनाह है तो खुदा उसकी हिफाजत करे, डॉक्टर एहसन ने कहा। और ये इंसानों की एक और किस्म थी। वो अंदाजा नहीं लगा सका कि ये किस किस्म के इंसान हैं, नफरत करने वाले या प्यार करने वाले। वैसे उसे इस बात से बहुत उलझन थी, उस जैसे सारे यकसा क्यों नहीं हैं? कुछ नफरत करने वाले, कुछ मोहब्बत करने वाले क्यों हैं? उसे तो सिर्फ मोहब्बत करने वाले दरकार थे। नफरत करने वाले उसे पसंद नहीं थे। वो मोहब्बत करने वालों के दरमियान रहना चाहता था। सलाखों वाले दरवाजे के पीछे जमीन पर बैठा वो यही सोच रहा था। यूसुफ खान उसके जहन में था।
चांद ने उसे बताया था कि वो खत्म हो गया तो क्या खत्म भी हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं रहता। लेकिन यूसुफ खान तो था, वो तो मौजूद था, सिर्फ बोल नहीं सकता था। अगर कोई बोल ना सके तो खत्म हो जाता है। तब उसने महसूस किया कि सफ़ेद ज़रात की ज़मीन पर तन्हाई थी, कोई उलझन नहीं थी। सूरज निकलता था, सब अपना अपना काम करते थे, कोई तब्दीली नहीं थी, बस एक मामूल। लेकिन इस दुनिया में बहुत सी बातें हैं, कुछ खुश करने वाली, कुछ परेशान करने वाली। लेकिन इनकी वजह क्या है, वो परेशान क्यों है? उसने अपने जहन से सवाल किया और इसकी एक ही वजह सामने आई, ये दुनिया बुरी नहीं है, बस समझ में नहीं आई अभी, और जब समझ में आ जाए तो सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। और कहा था चांद ने, उसके दोस्त ने, कि मैं अपनी जहनी कुव्वतों को आवाज़ दूं, और मैंने कोशिश की थी तो कुछ कुछ समझ में आने लगा था। क्या दिमाग के निज़ाम को बदल दिया जाए? क्या हर बात समझने के लिए सिर्फ अपनी कुव्वत इस्तेमाल की जाए? अल्फाज के सहारे की बजाय ख्याल का सहारा लिया जाए? क्या ये मुमकिन है? उसने ज़मुर्दी आंखें बंद कर लीं, अपने दिमाग की चरखियों को गर्दिश दी और उसके दिमाग से घरघराहट बुलंद होने लगी। कई मिनट तक ये अमल जारी रहा। तब उसने आंखें खोलीं और फिर उसकी निगाह दूर खड़े संतरी पर जा पड़ी। उसके बदन पर लिबास था और उसके हाथ में एक लंबी सी शय। ओह, इंसान एक दूसरे को ख़त्म करने की ख्वाहिश भी रखते हैं, लेकिन ये सोच क्या रहा है? हाँ, घर वाली, ये क्या होती है? जैसे यूसुफ की थी, मगर बच्चे क्या सोच रहा है? ये बीमार है। बीमारी क्या होती है? बहुत से ख्यालात उसके जहन में गुडमुड हो रहे थे। घर वाली बीमार है, छुट्टी चाहिए। उसने संतरी के जहन के अल्फाज जुबान से अदा किए और उसे बड़ी खुशी हुई। अब ठीक है, वो इसी अमल को जारी रखेगा और इस तरह उसे इस दुनिया के लोगों से खूब वाकफियत हो जाएगी। तब उसने बहुत से लोगों को करीब आते देखा। वो सलाखों वाले दरवाजे के पास आ गए। अच्छे अच्छे लोग थे, खूब अच्छे लग रहे थे। वो दिलचस्पी से उन्हें देखने लगा। निकालो, उनमें से एक ने कहा और संतरी दरवाज़ा खोलने लगा। फिर उसे बाहर आने का इशारा किया और वो खामोशी से बाहर आ गया। डीएसपी उसे बगौर देख रहा था। चलो दफ्तर ले आओ, डीएसपी ने हुक्म दिया और इंस्पेक्टर एक एसआई के साथ उसे लेकर दफ्तर की तरफ बढ़ गया। इन मामलात में तो उसे कोई एतराज़ ही नहीं था। वो बड़े इत्मीनान से दफ्तर में पहुंच गया। डीएसपी एक कुर्सी पर बैठ गया। दूसरे लोग चारों तरफ खड़े हो गए। क्या नाम है तुम्हारा? डीएसपी ने पूछा। गोलफाम, उसने जवाब दिया। बाप का क्या नाम है? बाप, उसने जहन पर जोर दिया। लेकिन ये उलझन भी थी। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनका मफहूम वो नहीं निकाल सकता था। वो किसी बाप के बारे में सवाल कर रहा था। इसका जवाब वो सोचने लगा। बाप का क्या नाम है? डीएसपी फिर बोला। बाप नहीं है। तुम जैसे गुलफाम बगैर बाप के ही पैदा होते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? सफ़ेद ज़र्रात की ज़मीन, उसने जवाब दिया। सर, इसने बताया है कि ये किसी सैयारे से आया है। इंस्पेक्टर ने दखल दिया। सैयारे से आया है। डीएसपी ने तंज़िया अंदाज में गर्दन हिलाई। मैं जल्द ही इसे ज़मीन का बाशिंदा बना दूंगा। बताओ कहाँ से आए हो? डीएसपी कड़क कर बोला। सफ़ेद ज़र्रात की ज़मीन से। गुल खान, डीएसपी ने एक आदमी को आवाज़ दी। यस सर। कवि हैकल गुल खान ने सलूट मारा। डंडे लगाओ इसकी कमर पर, इसे याद आ जाएगा कि ये कहाँ से आया है। और गुल खान ने गर्दन हिला दी। फिर उसने एक मोटा लाल डंडा उठाया और उसके करीब पहुंच गया। बता बे, कहाँ से आया है? सफ़ेद, उसने कहना चाहा, लेकिन गुल खान का डंडा उसकी कमर पर पड़ा और गौर करने लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। चोट का सवाल ही नहीं पैदा होता था। अब बोल बेटा, गुल खान फिर डंडा उठाकर बोला। क्या बोलूं? उसने कहा। अभी ठीक नहीं हुआ। गुल खान ने डंडा उठाया, लेकिन इस बार उसने डंडा पकड़ लिया और गुल खान उससे डंडा छुड़ाने लगा। तब उसके जहन में गुस्से की लहर पैदा हुई। उसने डंडे को झटका दिया और यह झटका इतना शदीद था कि गुल खान तवाजुन बरकरार न रख सका और उसी के ऊपर आ रहा। तब उसने गुल खान की गर्दन पकड़ी, दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़ ली और उसे उठाकर दरवाजे से बाहर उछाल दिया। डीएसपी घबराकर कुर्सी से खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर ने पिस्तौल निकाल लिया। खबरदार, जुम्बिश की तो गोली मार दूंगा, वो जोर से दहाड़ा। और फिर उसने सिपाहियों को आवाज़ दी और कई सिपाही अंदर आ गए। पकड़ लो इसे, हथकड़ियाँ डाल दो हाथों में, डीएसपी ने कहा। और बहुत से सिपाही उसकी तरफ लपके। अपनी दानिश्त में उन्होंने उस पर काबू पा लिया और फिर उसके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गईं। डंडे लगाओ, डीएसपी ने तैश के आलम में कहा। एसआई गुल खान को देख रहा था जो बेहोश हो गया। तब एसआई चंद सिपाहियों की मदद से उसे उठा कर ले गया। यूसुफ खान के कातिल तुम ही हो, जवाब दो वरना तुम्हारी हड्डियों का कीमा बना दूंगा। वो खामोश निगाहों से डीएसपी की शक्ल देख रहा था। मारो, डीएसपी ने कहा और एक सिपाही ने डंडा लेकर कई डंडे उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जड़ दिए। वो खामोश खड़ा रहा। और मारो, सिपाही से कहा गया और सिपाही ने इस बार काफ़ी ताकत से डंडे रसीद किए, लेकिन वो उसी तरह खड़ा रहा। जवाब दो, यूसुफ खान और उसके साथियों के कातिल तुम ही हो। सुनो, उसने साफ आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारे दरमियान मोहब्बत की तलाश में आया हूँ।
میں نے اپنی زمین پر تنہائی محسوس کی تو چاند نے مجھے تمہاری دنیا کا پتہ دیا۔ میں نے مشکلات اٹھائیں اور تمہاری زمین پر پہنچ گیا۔ یہاں اپنے جیسے انسانوں کو دیکھ کر مجھے بے حد مسرت ہوئی، لیکن انہیں سمجھنے میں، ان کے انداز میں بولنے میں مجھے کافی مشکلات پیش آئیں اور ابھی تک میں انہیں نہیں سمجھ سکا ہوں۔ مجھے بتا دو، تمہاری دنیا میں دو قسم کے لوگ کیوں ہیں؟ تم سب صرف محبت کیوں نہیں کرتے؟ تم نفرت کیوں کرتے ہو؟ میں نے تو تم سے صرف محبت کی ہے، میں اپنے ساتھ نفرت لے کر نہیں آیا۔ سنو، مجھے محبت درکار ہے، میری طلب پوری کرو۔ بہت خوب۔ اور یوسف خان کو کس جذبے کے تحت قتل کیا ہے تم نے؟ میں نے نہیں، تمہارے جیسے انسانوں نے ہی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا، تب میں وہاں سے چلا آیا۔ تم کون سے سیارے سے آئے ہو؟ میں نہیں جانتا، میری زمین سفید تھی اور وہاں میرے جیسا کوئی نہیں۔ عمدہ کہانی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بیوقوف نہیں بنے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے اپنی قوتوں کو آواز دے لی ہے، اب میں تمہیں سمجھنے لگا ہوں، اب میں تمہاری باتیں بخوبی سمجھ رہا ہوں۔ مجھے نفرت پر مجبور مت کرو۔ تو یوسف خان کو تم نے قتل نہیں کیا؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں، وہ تمہارے جیسے تھے۔ بس بکواس مت کرو، تم بہت چالاک انسان معلوم ہوتے ہو۔ لیکن میرا نام باقر شاہ ہے، میں تمہیں واپس اسی سیارے پر بھیجوا دوں گا جہاں سے تم آئے ہو۔ نہیں، اس کے باوجود کہ تمہاری دنیا میں مجھے صرف محبت نہیں ملی، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اب اصلیت اگل دو، ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم تمہاری کھال ادھیڑ ڈالیں۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ چیزیں تمہارے جیسے انسانوں کے لیے کارآمد ہیں، میرے لیے نہیں۔ یہ جگہ، تم لوگ مجھے پسند نہیں آئے، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ بکو مت، انسپیکٹر اسے سنبھال لو، ڈی ایس پی نے کہا، اور انسپیکٹر نے پھر اس کی طرف پستول تان لیا، لیکن اس نے ہاتھوں میں پڑی ہتھکڑیوں کو کچے دھاگے کی مانند توڑ دیا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شاید اس کے ذہن میں نفرت پیدا ہو گئی۔ بند دروازے پر اس نے لات ماری اور دروازہ خوفناک آواز کے ساتھ کھل گیا۔ خبردار، خبردار! انسپیکٹر دھاڑا۔ ڈی ایس پی نے بھی پستول نکال لیا، دونوں باہر کی طرف دوڑے۔ وہ اطمینان سے آگے بڑھ رہا تھا۔ پکڑو اسے، پکڑو! انسپیکٹر چیخا اور سیٹیاں بجنے لگیں۔ بہت سے سپاہی اسے پکڑنے کے لیے دوڑے اور پھر 3-4 سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ رکا اور پھر اس نے جھلاہٹ میں سپاہیوں کو اٹھا اٹھا کر دور پھینک دیا۔ گرنے والے پھر نہ اٹھ سکے۔ دیکھو، ہوشیاری سے فائر کر دو، ڈی ایس پی نے انسپیکٹر کو حکم دیا اور انسپیکٹر نے سپاہیوں کو دور ہٹ جانے کا حکم دیا۔ ٹانگوں پر! ڈی ایس پی پھر چیخا۔ پولیس اسٹیشن پر سنسنی پھیل گئی۔ وہ اطمینان سے راستہ طے کر رہا تھا۔ انسپیکٹر نے نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ گولی اس کی پنڈلیوں پر لگی اور وہ رک گیا۔ اس نے پلٹ کر ان لوگوں کو گھورا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اس بار ڈی ایس پی نے خود فائر کیے اور یہ دونوں گولیاں بھی اس کی رانوں پر لگیں، لیکن اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تک نہ پیدا ہوئی۔ البتہ سپاہیوں نے دروازہ بند کر دیا۔ تب اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، سانس زور سے کھینچی اور پھر دیکھنے والوں نے ایک انتہائی عجیب منظر دیکھا۔ اس کے جسم سے دھواں سا خارج ہونے لگا، سنہرا دھواں، اور پھر وہ دھواں سنہرے ذرات میں بدلنے لگا۔ ایک سنہری غبار بلند ہو رہا تھا، یوں اس کا پورا جسم ذرات میں منتشر ہونے لگا۔ اب کس کی مجال تھی جو اس کی طرف بڑھتا؟ سب منہ پھاڑے ذرات کو بلند ہوتے دیکھ رہے تھے۔ پھر سنہرا غبار ایک سوراخ سے باہر نکلنے لگا۔ لینا، پکڑنا! ڈی ایس پی بوکھلاہٹ میں چیخا، لیکن بعد میں سے خود ہی اپنی بیتوکی بات کا احساس ہوا اور وہ گردن کھجا کر رہ گیا۔ پھر سب کے سب باہر دوڑے، لیکن اب سنہرے غبار کا بھی کوئی نشان نہیں تھا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سب احمقوں کی طرح کھڑے تھے۔ پھر ڈی ایس پی کے منہ سے بھرائی ہوئی آواز نکلی، کیا اس نے جو کچھ کہا تھا ٹھیک کہا تھا؟ اور دوسرے دن اخبارات سنسنی خیز سرخیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ عجیب و غریب انسان کی کہانی کے گلی گلی چرچے ہو رہے تھے۔ اخبارات نے دلکش سرخیاں لگائی تھیں، سیارے سے آنے والا، آسمان کا باسی، سفید ذرات کی زمین کا باسی، خلائی انسان اور نہ جانے کیا کیا۔ راشد اور ڈاکٹر احسن کے بیانات بھی تھے۔ ڈاکٹر احسن نے اپنے تجزیے کے بارے میں بھی ذکر کیا۔ اس نے اس کے دماغ کی تصویر بھی پولیس کو دی اور راشد نے اس کی تصویر کا نیگیٹو پولیس کے حوالے کر دیا۔ عرفانہ اور اس کی سہیلیاں سکتے کے عالم میں تھیں۔ عرفانہ خاص طور سے دل میں ایک انوکھی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت بھی بہت سی لڑکیاں عرفانہ کے پاس جمع تھیں۔ ہائے، عرفانہ وہ سچ مچ آسمان کا باشندہ تھا، عائشہ بولی۔ یہ حسن زمین پر کہاں، کیسا پیارا تھا۔ عرفانہ تجھے میری قسم بتا، کیا اس نے تجھ سے پیار کی کوئی بات بھی کی تھی؟ نہیں۔ عرفانہ نے ٹھنڈی سانس لی۔ وہ دنیا سے اسی حد تک ناواقف تھا۔ اس نے بیان بھی تو دیا تھا پولیس کو، ہاں، لیکن کیا وہ واپس چلا گیا؟ اللہ جانے۔ ممکن ہے عرفانہ وہ کبھی در کا رخ کرے، ناممکن ہے۔ کیوں؟ بس وہ ابھی بہت کچھ نہیں جانتا، ہمارے گھر کے بارے میں بھی اسے کیا معلوم ہوگا؟ عرفانہ بولی۔ گھائل ہو گئی بنو؟ روبینہ بولی۔
लेकिन इरफाना ने उस वक्त उसे डांटा नहीं। सचमुच उसकी कैफियत खराब थी। दिल तो उसका उसी वक्त से दुख गया था जब पुलिस उसे ले गई, और उसके बाद से उसे सुकून नहीं मिला। उसका दिल उसके लिए धड़कता रहा। पुलिस उसे तलाश कर रही थी। वैसे अफसरान ने ख्याल जाहिर किया था कि मुमकिन है यूसुफ खान का कातिल वो ना हो, लेकिन इसके बावजूद चूंकि वो ज़मीन का बाशिंदा नहीं था, इसलिए उससे होशियार रहना ज़रूरी था। ना जाने किस वक्त वो किसी को नुकसान पहुंचाने के दरपे हो जाए। पुलिस ने कुछ हदायत भी जारी की थी कि अगर वो कहीं नजर आ जाए तो फौरन पुलिस को इतला दी जाए और उसे छेड़ा ना जाए, क्योंकि गोलियां उस पर बेअसर हैं और जिस्मानी तौर पर भी बहुत ताकतवर है। पुलिस हेडक्वार्टर में एक खुसूसी मीटिंग हो रही थी। बड़े बड़े पुलिस अफसर उसके बारे में कोई फैसला करने की कोशिश कर रहे थे। सवाल यह है कि अब आइंदा कदम क्या होगा। एक अफसर ने कहा, यह तो बाद में ही पता चल सकेगा। वो शहरियों के लिए खतरनाक भी हो सकता है, यकीनन, लेकिन फर्ज किया जाए वो नजर भी आ जाए तो क्या किया जा सकता है। हाँ, उसे गिरफ्तार करने के सिलसिले में भी एक लाहेअमल दरकार होगा। एक अफसर ने कहा, मेरे ख्याल में उसकी गिरफ्तारी आसान न होगी। इस बारे में तो साइंसदानों की इमदाद ही लेना पड़ेगी। मुनासिब ख्याल है। मैं भी यही तजवीज़ पेश करना चाहता था। तब फिर आईपी को रिपोर्ट दे दी जाए और उनसे इस बारे में फौरी इमदाद तलब की जाए, ताकि अगर वो कहीं नजर आ जाए तो फौरी इकदाम किया जाए। मुनासिब ख्याल है। इसके अलावा उसकी तलाश के लिए क्या बंदोबस्त किया जाए। पहले ये तज्जिया करना है कि वो अगर यहाँ रहा तो कहाँ रहेगा, चूंकि बकौल उसके वो दुनिया से नावाकिफ है। इसलिए अगर उसकी बात पर यकीन कर लिया जाए तो वो किसी बाकायदा जगह का बंदोबस्त नहीं करेगा। मेरा ख्याल है कि सर उसे सिर्फ अवाम की तलाश पर छोड़ देना मुनासिब न होगा। मेरी राय है कि एक ग्रुप तश्कील दिया जाए जो उसे तलाश करे हर मुमकिन जगह पर। पूरे शहर में मखसूस लोग फैल जाएं। मुनासिब ख्याल है। मैं खुद भी इस सिलसिले में हदायत जारी करना चाहता था, डीआईजी ने कहा। और फिर मजीद रस्मी कार्रवाइयाँ होने लगीं। इन लोगों के मखसूस रास्ते सब अलग अलग जगह रहते हैं। यहाँ खाने बने हुए हैं जिन्हें ये लोग खुद बनाते हैं। बिलाशुबा ये रास्ते हैं। इन रास्तों से वाकफियत भी ज़रूरी है। उसने गौर किया। इन रास्तों की पहचान मुश्किल तो नहीं है। मैं इन्हें बखूबी पहचान सकता हूँ। इन लोगों में बहुत सी खराबियाँ भी हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये ज़मीन बहुत खूबसूरत है। और फिर बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी तो हैं। फिर अच्छे लोगों के साथ ही गुजारा किया जाए। यूसुफ खान कितना अच्छा था वो, मगर वो ख़त्म हो गया। उसे बुरों ने ख़त्म कर दिया। लेकिन वहाँ और भी तो लोग थे। हाँ, वहाँ और भी थे, प्यारे प्यारे बच्चे, मासूम मासूम से। और फिर वो लड़की, वो प्यारी लड़की जो अपने हाथ से उसके बाल संवारती थी। ठीक है, बुरों से नफरत और अच्छों से मोहब्बत की जाए, उसने सोचा। और अपने इस ख्याल पर वो उछल पड़ा। तो ये इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की एक उम्दा तरकीब है। भला इतनी सी बात के लिए यहाँ से वापस जाने का ख्याल या उदास होने की क्या ज़रूरत है। और यहाँ उसने महसूस किया था, यहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए अपना सहारा ज़रूरी है। किसी दूसरे पर मुकम्मल भरोसा न किया जाए। सब लोग एक दूसरे से अलहदा रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं। मुझे भी यहाँ रहने के लिए जगह बनानी चाहिए, यूँ सोच रहा था वो। और उस वक्त वो एक पार्क में बैठा था। पुलिस स्टेशन से फरार हुए उसे काफ़ी वक्त गुजर चुका था और उस वक्त से वो परेशान था, मुसलसल सोच रहा था। हालात उसे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे। वो यहाँ के बाशिंदों के बारे में काफ़ी कुछ जानता जा रहा था। अब तो वो उनके अंदाज में बखूबी बोल सकता था। वो अपनी जहनी कुव्वतों का अंदाज़ा कर रहा था। इन कुव्वतों से काम लेकर इनके बारे में जान लेना मुश्किल नहीं। पार्क में आकर उसने अपने बदन के मुंतशिर ज़र्रात समेट लिए और फिर अपनी शक्ल में आ गया। थोड़ी देर के बाद वो पार्क से उठ गया। तब जहन की पहली चाल उसकी समझ में आई। उसकी शक्ल पहचानी जा सकती है। वो लोग उसकी शक्ल पहचान लेंगे। फिर क्या किया जाए। उसने अपना चेहरा टटोला और फिर उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने एक गुजरते हुए आदमी की तरफ देखा और उसकी शक्ल निगाहों में महफूज कर ली। और फिर उसके उज़लात में तनाव पैदा हुआ। उसने अपने खदोखाल नरम किए और सूरत को खुद पर मुंतकिल करने लगा। और फिर उसकी मुसरत की इंतहा न रही। उसका चेहरा बदल गया। उसने अपने खदोखाल महसूस किए और हंस पड़ा। ये कुव्वत उसके ज़र्रात में मौजूद थी। वो दूसरी शक्लों को खुद में जज़ब कर सकते थे। एक हल्का सा खोल जो किसी वक्त भी उतर सकता था, लेकिन ये बड़ी कारामद बात थी। खूब, मेरे अंदर वो कुव्वतें मौजूद हैं जो इन लोगों के पास नहीं। मैं इन कुव्वतों से पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। और फिर वो इत्मीनान से चल पड़ा। अब वो इस दुनिया की एक एक चीज़ को पूरी दिलचस्पी से देख रहा था। उसने सोचा कि इंसानों की इस आबादी के चक्कर लगाएगा, खूब लुत्फ अंदोज होगा, किसी से दोस्ती करेगा, किसी से दुश्मनी। और वो खुद ब खुद हंस पड़ा। ठीक है सब्ज़ स्यारे के बाशिंदों, अब मैं तुमसे तुम्हारे अंदाज में मिलूंगा। मैं तुम लोगों की एक एक बात सीख लूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारनी है। और वो पार्क से निकलकर एक तरफ चल पड़ा। गजाला ने दरवाजे से अंदर झांका और हैरान रह गई। प्रोफेसर वहीद अख्तर तो बहुत तन्हाई पसंद थे।
अमूमन लोगों की भीड़ से घबराते थे। कभी कभी अखबारी रिपोर्टर आ जाते तो परेशान हो जाते, किसी न किसी तरह उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करते। लेकिन ये लोग, इनमें से तो कोई भी अखबारी रिपोर्टर नहीं था, अजीब सी शक्लों के मालिक थे, खौफनाक से। और गजाला ने फैसला किया कि ये लोग शरीफ नहीं हो सकते। लेकिन गैर शरीफ लोगों से प्रोफेसर वहीद अख्तर का क्या काम? वो तो एक इंतहाई नेकनाम साइंसदान थे, बहुत बड़े माहिर फल्कियात, बड़ी अजीम शख्सियत के मालिक, हुकूमत जिनकी बहुत इज्जत करती थी और जिन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात किए, जिनकी अपनी लेबॉर्ट्री इतनी बड़ी थी कि बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती थी। गजाला उनकी इकलौती लड़की थी, उसकी माँ नहीं थी। प्रोफेसर उसे दिलो जान से ज्यादा अजीज रखते। वो खुद भी बेहद मासूम थी, लेकिन बड़ी हसास। उसकी ज्यादा सहेलियां नहीं थी, सिर्फ एक दो थीं, वो भी उसकी तरह सादा मिजाज, तेजो तर्रार किस्म की लड़कियों से बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके ज़हन में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने सोचा कि मालूम तो करे डैडी इन लोगों से क्या बातें कर रही हैं, और इसके लिए अकबी खिड़की मुनासिब थी। खिड़की के कवाड़ बंद नहीं थे, वो इससे अंदर की गुफ्तगू बखूबी सुन सकती थी। बिल्ली की तरह दबे कदमों वो अकबी खिड़की पर पहुंच गई। यहाँ से अंदर की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। देख लिया तुम लोगों ने? प्रोफेसर की आवाज़ उभरी। हाँ प्रोफेसर। कहीं देखोगे तो पहचान लोगे? यकीनन। तुम में से लीडर कौन है? मैं प्रोफेसर। एक आवाज़ उभरी। क्या नाम है तुम्हारा? जोसेफ। ऐसा ही हो? हाँ। ठीक है जोसेफ, काम तुम समझ गए? बिल्कुल समझ गए प्रोफेसर। तुम जानते हो तुम्हें बहुत चालाकी से काम करना है। पुलिस उसकी तलाश में है, लेकिन तुम्हें कामयाब होना चाहिए, वो पुलिस के हाथ न लगने पाए। आप परवाह न करें प्रोफेसर, लेकिन अगर वो इस शहर से ही निकल गया हो तो फिर क्या होगा? हाँ इसका इम्कान है, लेकिन इसके बावजूद तुम कोशिश करोगे? ठीक है प्रोफेसर, लेकिन हम नाकामी की जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर वो इस शहर से निकल गया होगा तो तब मजबूरी है, लेकिन अगर वो पुलिस के हाथ लग गया तब तुम क्या कहोगे? हम उसे पुलिस के फंदे से निकाल लाएंगे। मंजूर है। अब माल की बात करो प्रोफेसर। मेरे पास ये कोई मसला नहीं है। बोलो क्या मांगते हो? 20,000 प्रोफेसर। लो ये 20,000 रख लो, कामयाब हो गई तो इतने ही और दूंगा। प्रोफेसर ने लापरवाही से कहा। ओके बॉस, ओके, आप बेफिक्र रहें, हम जान लड़ा देंगे। बोलने वाले का सांस फूल रहा था। इतनी बड़ी रकम इस आसानी से नहीं हजम हो रही थी। उन्होंने तो सोचा था कि अब सौदेबाजी होगी, कुछ कम ज्यादा पर मामला तय हो जाएगा। कौन सा बड़ा काम था? एक आदमी को ही तलाश करके अगवा करना था। तस्वीर रख ली तुमने? हाँ ठीक है, जा सकते हो। और हाँ एक बात का ख्याल रखना। क्या प्रोफेसर? उसे पाओ तो निहायत एहतियात से यहाँ लाना, कोई देख ना ले। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं प्रोफेसर, बस हमारा काम देखें। 20,000 ने उन लोगों को मोम कर दिया और फिर उन लोगों के कदमों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। वो सब निकल गए, लेकिन गजाला सख्त हैरान थी। ये क्या चक्कर है? प्रोफेसर, उसके डैडी फरिश्ता सिफ्त इंसान किसको अगवा कराना चाहते थे? कौन है वो? और डैडी उससे क्या चाहते हैं? और फिर ये तो नामुमकिन बात थी कि वो खामोश रहती। वो तो ज़हन पर कोई उलझन पाल ही नहीं सकती थी। चुनाचे वो तेज तेज कदमों से चलती हुई कमरे के दरवाजे पर आ गई और फिर उसने दरवाज़ा भी खूब जोर से खोला। प्रोफेसर अंदर मौजूद थे। दरवाजे की आवाज़ सुनकर वो उछल पड़े। उन्होंने हैरान निगाहों से दरवाजे की तरफ देखा और सुकून की गहरी सांस ली। क्यों? गजाला गुर्राई। क्या हुआ बेटे? प्रोफेसर बड़े प्यार से बोले। अब बदमाशी भी शुरू हो गई। अरे अरे क्या हुआ बेटे? प्रोफेसर हंस पड़े। सब सुन लिया है मैंने, खुदा की कसम सब सुन लिया है, गजाला ने कहा और प्रोफेसर का मुंह हैरत से खुल गया। वो हैरत से गजाला की शक्ल देखते रहे और फिर बौखलाए हुए अंदाज में बोले। क्या सुन लिया तुमने बेटे? अगवा, लूट मार, कत्लो गारत करी। क्यों? गजाला ड्रामाई अंदाज में बोली और प्रोफेसर फिर हंस पड़ा। क्या तुम कोई जासूसी नावल पढ़कर आई हो? वो बोला। आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते डैडी। किसी खतरनाक गिरोह के आप सरबराह हैं, खुफिया मीटिंग्स करते हैं और कत्लो गारत करी और लूट मार के प्रोग्राम बनाते हैं। मैं पूछता हूँ वो जासूसी नावल कहाँ से तुम्हारे हाथ लग गया? प्रोफेसर ने पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा। आप मेरी आंखों और मेरे कानों को धोखा देना चाहते हैं डैडी। हरगिज नहीं। मैंने उन खतरनाक लोगों को अपनी आंखों से देखा है और आपका अगवा का प्रोग्राम अपने कानों से सुना है। खुदा की पनाह, और इस बिना पर तूने मुझे बदमाशों के गिरोह का सरगना बना दिया। फिर वो सब क्या था डैडी, मुझे बताइए। आपको बताना ज़रूरी है, प्रोफेसर ने प्यार भरे लहजे में कहा और मासूम गजाला की शक्ल देखकर मुस्कुराने लगे। हाँ, आपको अपनी पोजीशन साफ करना होगी और अगर हम ना करें तब मैं आपके खिलाफ सबूत मुहैया करूंगी और बिलाखिर एक दिन आपका राज पालूंगी। ओहो, फिर क्या करूंगी? जुर्म की नौयत पर गौर करूंगी और उसके बाद फैसला करूंगी कि आपके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, गजाला ने संजीदा लहजे में कहा। और अगर हम इससे कबल ही अपनी पोजीशन साफ कर लें तो मामला यहीं दब जाएगा, गजाला एक आंख दबाकर बोली। और प्रोफेसर जोर से कहकहा मारकर हंस पड़ा। देर तक हंसता रहा।
और गजाला किसी माहिर जासूस के अंदाज में एक पांव कुर्सी पर रखे उसे घूरती रही। बमुश्किल तमाम प्रोफेसर खामोश हुआ। मुझे नफ्सियाती तौर पर भटकाने की कोशिश ना करें प्रोफेसर, आपको अपनी पोजीशन साफ करना होगी। मैं तैयार हूँ हजूर, प्रोफेसर ने कहा। वो लोग कौन थे? शहर के बदमाश थे। उनसे आपका क्या रिश्ता है? रिश्ता तो कोई नहीं है, मैं उनसे कुछ काम लेना चाहता हूँ। बदमाशों से आप क्या काम लेना चाहते हैं? एक शख्स का अगवा। जी, वो मैंने सुन लिया था। कौन है वो जिसे आप अगवा कराना चाहते हैं? कुछ रियायत नहीं हो सकती हजूर, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसी रियायत? अगर आप उसके बारे में ना पूछें तो खादिम बहुत शुक्रगुजार होगा। जी नहीं, उसके बारे में मालूमात ज़रूरी हैं। अच्छा, हमारी जुर्रत कहाँ कि हजूर के हुक्म की तामील ना करें, लेकिन सरकार आली से दरख्वास्त है कि इस बारे में किसी को इतला ना दी जाए। ये बड़ा अहम मसला है, वादा किया जाता है, गजाला ने कहा। तब हजूर की तवज्जो अखबार की उस दिलचस्प खबर की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ जिसमें एक हैरत अंगेज नौजवान की कहानी है जो खुद को किसी सियारे का बाशिंदा बताता है, और अगर पुलिस ने उसके अनोखे फरार की झूठी कहानी नहीं गढ़ी है तो फिर वो दुनिया की हैरत अंगेज चीज है। तो क्या डैडी आपके ख्याल में वो खबर सच्ची है? कभी कभी अखबार वाले भी तो तफरीहात करते हैं, तो तुमने उसे झूठी खबर समझा? नहीं, लेकिन खबर अनोखी जरूर थी। और बाज़ औक़ात जब अखबारात को गर्मा गर्म खबरें नहीं मिलती, मामलात ठंडे होते हैं, तो वो ऐसी खबरों से काम चलाते हैं और बाद में उनकी तरदीद शाया कर देते हैं। वो ऐसी खबर नहीं थी, आपने मालूम कर लिया? हाँ, तब तो वाकई अनोखी बात है। अखबारात ने उसकी तस्वीर भी शाया की थी। हाँ, मैंने देखी। उसके खदोखाल में एक अनोखापन था, बेशक है, लेकिन आप मामले को बड़ी जहानत से दूसरी तरफ ले गए। मैं वापस आपको उसी अगवा पर लाती हूँ जिसके लिए आपने उन बदमाशों से बात की। हाँ भाई, ये उसी शख्स के अगवा की बात थी, यानी सैयारे के नौजवान की। हाँ, मगर ये कैसे मुमकिन है डैडी? क्यों? वो पुलिस की तहवील से जिस तरह निकल भागा आपके इल्म में है, गजाला ने कहा। पुलिस ने उस पर गोलियां भी चलाई थी। हाँ, सुना यही है। जब वो उनके हाथ नहीं आया तो आपके ये बदमाश उस पर कैसे काबू पा सकेंगे? ये सोचना उनका काम है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए एक माकूल रकम तलब की है। मुश्किल है डैडी, मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं, वो उसे न पकड़ सकेंगे, गजाला ने पुरख्याल अंदाज में कहा, और फिर एकदम चौंक कर बोली। लेकिन आप उसका क्या करेंगे डैडी? अहमकाना सवाल है। मैं माहिर फल्कियात हूँ और वो खुद को एक अजनबी सियारे का बाशिंदा बताता है। ऐसी सूरत में मेरी उससे मुलाकात कितनी कारआमद होगी तुम खुद अंदाजा लगा सकती हो। तो ये मामला है? जी, प्रोफेसर ने गहरी सांस लेकर कहा। लेकिन डैडी, इसमें एक गड़बड़ भी है। वो क्या? फर्ज करें आपके लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन पुलिस भी उसकी तलाश में है। क्या एक शरीफ शहरी की हैसियत से आपका फर्ज नहीं है कि आप उसे पुलिस के हवाले कर दें? यकीनन है। तब फिर अपने काम के बाद मैं उसे बखुशी पुलिस की तहवील में दे दूंगा, प्रोफेसर ने कहा। हाँ, ये ठीक है। बहरहाल मसला तो यह है कि आपके लोग उसे पकड़ भी सकते हैं या नहीं। मेरा ख्याल है वो इस आसानी से हाथ नहीं आएगा, गजाला ने कहा, और प्रोफेसर किसी सोच में गुम हो गया। ना जाने कब तक आवारागर्दी करता रहा, और फिर एक इंतहाई खूबसूरत मकान के सामने वो रुक गया। मकान वाकई खूबसूरत था। ना जाने इसमें रहने वाले कैसे होंगे, क्यों ना अंदर चलकर देखा जाए। उसे नहीं मालूम था कि बगैर इजाजत अंदर दाखिला इस दुनिया के लोग पसंद नहीं करते। वो सादगी से अंदर दाखिल हो गया। ये लोग अपने रहने की जगहें खूब बनाते हैं, कहीं छोटे और कहीं बड़े मकानात। कैसे दिलचस्प जगह है। एक मकान यूसुफ खान का भी था, छोटा सा, तंग और सब्जे से खाली। वह मकान की कुशादा सीढ़ियों तक पहुंचा और फिर वहां से भी अंदर दाखिल हो गया। एक खूबसूरत हॉल था जिसमें कालीन बिछा हुआ था, और उस पर खड़े होकर चारों तरफ देखने लगा। एक तरफ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थीं। उसका मुंह सीढ़ियों की तरफ उठ गया और वो सीढ़ियां तय करके ऊपर पहुंच गया। यहाँ भी एक हॉल था जिसमें दोनों सिमत 3-3 दरवाजे थे। खामोश और पुरसुकून मकान, लेकिन यहाँ कौन रहता है? उसने एक दरवाजे को खोलकर देखा। अंदर रोशनी थी। यहाँ बड़े हसीन मुजस्मे रखे हुए थे। एक आरामदेह बिस्तर लगा हुआ था। उसने बिस्तर छूकर देखा और फिर ना जाने क्यों उसका दिल चाहा कि बिस्तर पर लेट जाए। वो लेट गया और उसे बड़ा सुकून महसूस हुआ। ना जाने क्यों उसकी आंखों में गनूदगी सी आ गई। उसने आंखें बंद कर ली और फिर वो गहरी नींद सो गया। गहरी और मासूमियत की नींद। कोई होशमंद किसी और के मकान में ऐसे नहीं सोच सकता, लेकिन दुनिया के बारे में वो अभी पूरे तौर से नहीं जान सका था। अभी कुछ खामियां थी। ना जाने कितनी देर गुजरी, इस आलम में कि एक आवाज उसके कानों में गूंजी और उसने आंखें खोल दी। सामने ही कोई खड़ा था। उसने गौर से देखा। कोई लड़की थी, जैसे इरफाना, जैसे यूसुफ खान की बीवी। यहाँ सबके चेहरे बदले हुए होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ। अब उठ जाइए सरकार, बड़ी मेहरबानी होगी। बात उसकी समझ में आ गई और वो उठ बैठा। हजूर का हदूद अरबा, लड़की बोली, लेकिन यह हदूद अरबा उसकी समझ में नहीं आ रहा था।
क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? कौन हो तुम? इस बार लड़की ने सख्त आवाज में कहा। गुलफाम, उसने जवाब दिया। शक्ल से तो भंगी मालूम हो रहे हो। कौन हो शराफत से बता दो, वरना मैं दिमाग दुरुस्त कर देती हूँ। लड़की बोली और वो परेशान निगाहों से उसे देखने लगा। फिर उसे याद आया कि वो अपनी असली शक्ल में नहीं है और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं गुलफाम ही हूँ, मेरी शक्ल बदली हुई है। यहाँ क्या झक मारने आए हो? लड़की झिल्लाकर बोली। कुछ मारने नहीं आया, मैं किसी को नहीं मारता। पागल हो? लड़की ने संजीदगी से पूछा। नहीं गुलफाम, मैं कहती हूँ अदाकारी मत करो, वरना मैं अभी मुलाजमों को बुलाती हूँ, लड़की ने कहा। अदाकारी? उसने सोचा और फिर परेशानी से गहरी गहरी सांसें ली। बड़ी मुश्किल है, ना जाने कहाँ कहाँ से अल्फाज निकले चले आते हैं। अब ये अदाकारी ना जाने क्या है। बहरहाल वो खामोशी से उसकी शक्ल देखता रहा। चोरी करने आए थे? अचानक लड़की मुस्कुरा कर बोली। चोरी कोई अच्छी बात होगी? उसने लड़की के बदले हुए रवैये से सोचा और उसने भी मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। वेरी गुड, फिर सो क्यों गए? ये जगह बहुत अच्छी है, उसने बिस्तर पर हाथ फेरते हुए कहा। अनोखे चोर हो, पकड़े जाने का खौफ नहीं था? हाँ था, इसीलिए तो शक्ल बदल ली। अब क्या प्रोग्राम है? अब क्या करोगे? तुम्हारी दुनिया के इंसानों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जल्द सबको जान जाऊंगा और फिर मुझे भी तुम्हारे अंदाज में जिंदगी गुजारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक भी बात कायदे की है तुमने। अब मैं बुरा सलूक करूंगी तो बुरा मानोगे। बैठ जाओ, हालांकि तुम चोर हो, लेकिन मैं किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहती। अगर डैडी या मुलाजमों ने तुम्हें देख लिया तो पुलिस के हवाले कर देंगे। नहीं, पुलिस वाले अच्छे नहीं होते, यही तो मैंने अर्ज किया। मुझसे शराफत से पेश आओ, अपने बारे में सब कुछ बता दो। मैं तुम्हें खामोशी से यहाँ से चला जाने दूंगी, मगर मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। ये जगह बहुत अच्छी है। बाप का मकान समझा है? बाप नहीं है, यतीम हो? लड़की तमस्कर आमेज अंदाज में बोली। हाँ, उसने कुछ ना समझते हुए गर्दन हिला दी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किसी यतीम खाने में दाखिल करवा दूंगी। देखो, अब मजाक खत्म करो, मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो, वरना सचमुच मेरी हमदर्दियां खो बैठोगे। बता दूं? हाँ, साफ साफ। तुम मुझे यहाँ रहने दोगी? नौकरी दिला दूंगी, वादा करती हूँ, बशर्ते कि तुमने शराफत से जिंदगी गुजारने का वादा किया। अच्छा, उसने गहरी सांस ली। अच्छा, तो मैं तुम्हारी दुनिया का बाशिंदा नहीं हूँ। मैं सफ़ेद सैयारे से आया था मोहब्बत की तलाश में। अपने सियारे पर मैं तन्हा था, वहाँ मेरे जैसा कोई नहीं था। तब मैंने चांद से दूसरी दुनिया के बारे में पूछा और उसने सब्ज सैयारे की तरफ इशारा किया और मैं यहाँ चलाया। लेकिन अभी तक मैं तुम्हारी दुनिया को समझ नहीं सका। यहाँ सब लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यहाँ कोई मेरे साथ अच्छा सलूक करता है, कोई बुरा। शराफत से बाज नहीं आओगे तुम? लड़की झिल्ला गई। हैं? वो चौंक पड़ा। तुमने अखबार की खबर पढ़ी है? अखबार की खबर? हाँ, मैं नहीं जानता। सफ़ेद सैयारे पर तुम्हारे जैसे भंगी रहते हैं। मेरा ख्याल है तुम मुझे लड़की समझकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं कभी लोगों के साथ बुरा सलूक नहीं करती, लेकिन तुम मजबूर कर रहे हो। तुम मेरे साथ भी बुरा सलूक नहीं करोगी ना? और तुम मुझसे झूठ बोले जाओ, क्यों? लड़की तन से बोली। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो तुम वो हो जो सैयारे से आए हो? हाँ। और तुम्हें यूसुफ खान ट्रक ड्राइवर के इल्ज़ाम में पकड़ लिया गया? हाँ, उसने शिद्दत से गर्दन हिलाई। गधे हो, अपनी शामत खुद बुला रहे हो। उसकी शक्ल तुम जैसी थी, मैंने उसकी शक्ल देखी है। शक्ल? हाँ, मैंने शक्ल बदल ली है। वो मुझे तलाश करते और फिर मेरे साथ बुरा सलूक करते। मेकअप में हो? लड़की ने पूछा, लेकिन मेकअप उसकी समझ में नहीं आया। वो उसे देखता रहा, फिर बोला, क्या तुम मेरे साथ अच्छा सलूक करोगी? हाँ, तुम मुझे अपनी असली शक्ल दिखा दो। अच्छा, उसने खुश होकर कहा और फिर वो एक तरफ खड़ा हो गया। उसने उस शक्ल को छोड़ दिया जो उसने रास्ते में इख्तियार की थी और उसकी अपनी शक्ल नुमाया हो गई और उस मेकअप को उतरते देखकर लड़की शशदर रह गई। फिर जब वो अपनी असली शक्ल में आया तो उसके हलक से चीख निकल गई। मेरे खुदा, तुम तो सच कह रहे हो। उसने गर्दन हिलाई। तो तुम वही हो, सैयारे से आने वाले? हाँ। तुम्हारा रंग कैसा प्यारा है और तुम्हारी आंखें, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। कैसे प्यारे हो तुम। मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम मेरे डैडी को जानते हो? नहीं। तब फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे? चलता रहा, दरवाज़ा खुला नजर आया, यहाँ आ गया। मगर मैंने शक्ल बदल ली थी, वरना वो मुझे परेशान करते। पुलिस वाले ना? हाँ। मगर तुमने शक्ल कैसे बदल ली? मेरी कैफियत तुम सब लोगों से अलग है। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं अपने बदन को मुंतशिर करके खला में गुम हो सकता हूँ। हैरत अंगेज, खुदा की कसम, हैरत अंगेज। मेरे डैडी ने तुम्हारी तलाश के लिए 40,000 रुपये खर्च किए हैं और तुम खुद ब खुद यहाँ पहुँच गए। लेकिन तुम तो यहाँ भी खतरे में हो। क्यों? उसने पूछा। मेरे डैडी तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा।
मुझे पूरी तरह अपनी दुनिया से वाकिफ करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारी दुनिया के अच्छे इंसानों में शुमार हूँगा। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। ये तो अच्छी बात है। तुम्हारा नाम क्या है? गुलफाम। मगर तुम्हारे सियारे पर ऐसे नाम होते हैं? नहीं, ये नाम मुझे यूसुफ खान ने दिया था। अच्छा ये बताओ, तुमने यूसुफ खान को कत्ल किया था? नहीं, उसे उस जैसे आदमियों ने ही मारा। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता। तब तो तुम बिल्कुल बेगुनाह हो। फिर मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? सुनो, तुमने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। बताओ। वो बोला, मेरा नाम गजाला है, आओ हम दोस्त बन जाएं। मगर तुम तो खूब बोल लेते हो। मुझे इरफाना ने बताया था। इरफाना कौन? उसी के हाथ से मुझे पकड़ लिया गया, मगर उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। अब तो वहां वापस नहीं जाओगे? नहीं। मेरे साथ रहोगे? हाँ। तब ठीक है, मैं डैडी से बात करूंगी। मैं तुम्हें इस दुनिया से पूरी तरह रूशनास कराऊंगी। मैं तुम्हें यहाँ के लोगों के बारे में सब कुछ बता दूंगी। मेरे डैडी माहिर फल्कियात हैं, वो तुम्हारी सही कदर कर सकती हैं। और तुम्हें कौन समझेगा? तुम बहुत अच्छी हो। हाँ, मेरा नाम गजाला है, लड़की ने कहा। अब तुम यहाँ आराम करो। किसी चीज़ की ज़रूरत है? चाय? ओह हाँ, मैं अभी लाती हूँ, गजाला ने कहा। और फिर वो तेज़ी से बाहर निकल गई। उसका मासूम दिल खुशी से धड़क रहा था। इस शख्स को उसके डैडी ने तलाश करने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च की थी और वो उसके पास मौजूद था। हाय, कैसा प्यारा है वो, कैसा अनोखा है। मैं डैडी से इसके लिए बात करूंगी। मैं उनसे कह दूंगी कि वो इसे पुलिस के हवाले ना करें, और अगर वो मेरी बात ना माने तो उनसे ज़बरदस्त झगड़ा हो जाएगा। लेकिन पहले उसके लिए चाय। अरे मजीद, ओ मजीद, कहाँ गया? उसने अचानक नौकर को बुलाने के लिए चीखना शुरू कर दिया। जी बीबी जी। मुलाजिम जल्दी से उसके करीब पहुंच गया। चाय जल्दी, और कुछ खाने पीने की उम्दा सी चीज़ें। कोई मेहमान आया है बीबी? हाँ, 2 प्यालियाँ लाना। और सुन, कोई मेहमान नहीं आया। मैं खुद 2 प्यालियाँ चाय पीऊंगी, मेरी मर्जी। अरे जल्दी कर। कहाँ पहुँचा दूँ बीबी? मुलाजिम ने हैरत से कहा। बस मैं यहाँ तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, गजाला ने कहा। और मुलाजिम गर्दन हिलाता हुआ चला गया। गजाला प्रोफेसर वहीद अख्तर से गुफ्तगू करने के मंसूबे बनाती रही, और फिर मुलाजिम चाय और दूसरे लवाजमात ले आया। बस जा, भाग जा, गजाला ने उसके हाथ से ट्रे लेते हुए कहा। और मुलाजिम गर्दन खुजाता हुआ चला गया। गजाला चाय लेकर उस कमरे में पहुंच गई। वो बड़े इत्मीनान से बैठा था। उसकी आंखों की चमक बेहद हसीन लग रही थी। गजाला को अजीब सा एहसास हुआ। थोड़ी देर पहले वो एक मामूली शक्ल का आदमी था, लेकिन उसकी असल शक्ल तो बहुत ही प्यारी निकली। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। हाय, कैसी हसीन मुस्कुराहट है। वो खुद भी मुस्कुराने लगी। चाय? उसने उसके सामने चाय रखते हुए कहा, और फिर दूसरी चीज़ें उसे पेश करने लगी। वो रगबत से सारी चीज़ें खाने लगा, और गजाला ने उसके साथ चाय पी। मेरा नाम याद है तुम्हें? उसने पूछा। हाँ, उसने ज़ोर से गर्दन हिलाई। अच्छा बताओ। खाजाला, वो अटक अटक कर बोला। खाजाला नहीं, गजाला। और तुम्हारा नाम गुलफाम है। अच्छा, अब तुम आराम करो और सुनो, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। कोई कहे खोलना नहीं जब तक मेरी आवाज़ ना आए, समझ गए ना? और उसने गर्दन हिला दी। तब गजाला प्रोफेसर वहीद की तरफ चल पड़ी। प्रोफेसर वहीद की लेबॉर्ट्री भी इसी कोठी में थी। अमूमन वो इसी इमारत में रहते थे। उस वक्त भी वो बैठे किसी किताब का मुतालिया कर रहे थे। गजाला के कदमों की चाप पर उन्होंने गर्दन उठाई, और फिर उसे देखकर उनकी होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आइए गजाला खातून, आपके चेहरे से अंदाज़ा हो रहा है कि कोई ख़ास बात है। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोले। लानत है मेरे चेहरे पर, बिला वजह सारी बातें पता चल जाती हैं। गजाला झिल्लाकर बोली। अरे कोई बात नहीं है गजाला, सिर्फ हमें पता चल जाती हैं, हम कोई गैर तो नहीं है। दूसरों को तो पता नहीं चल सकती डैडी, आपको यकीन है? 100%। प्रोफेसर हंसी रोक कर बोला। तब तो ठीक है, गजाला ने पुरख्याल अंदाज में कहा। फिर चौंक कर बोली, मगर बात तो कोई नहीं है। कोई बात भी तो नहीं है। अब छुपाने से क्या फ़ायदा बेटे, बता ही दो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मगर मुझे पता चल गया है। अरे कैसे? वाकई? मगर आपको कैसे पता चल गया डैडी? बस चल गया, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तो फिर मैं आपसे नहीं बोलती, मेरा सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको बताना चाहती थी। हर काम फुर्ती से करना चाहिए बेटे। तो फिर बताइए, आपने क्या फैसला किया? वो बोली और प्रोफेसर चकरा गया। अब वो अपने फैसले के बारे में क्या बताता। वो गर्दन खुजाने लगा और फिर आहिस्ता से बोला, भाई जो तुम्हारा फैसला वही हमारा। फिर तय रही? गजाला खुश होकर बोली। हाँ बिल्कुल तय, प्रोफेसर ने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डैडी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो दरवाजे की तरफ लपकी और प्रोफेसर जल्दी से खड़ा हो गया। अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही। और गजाला रुक गई। अंदर आओ भाई, प्रोफेसर ने प्यार से उसे पुकारा। इस पगली लड़की पर उसे बेसाख्ता प्यार आ गया। गजाला वापस आ गई। बेटे ये खिलाफ आदाब बात है। कौन सी डैडी? तुम्हें मुझे तफसील बतानी चाहिए।
फिर बता दूंगी डैडी अभी जाने दे। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें बदअखलाक नहीं बनने दूंगा। तुम्हें मुझसे तफसीली गुफ्तगू करना चाहिए। ओह, ये ज़रूरी है। गजाला खजल होकर बोली, हाँ यकीनन। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा पहले आप बताइए आप क्या समझे हैं। प्रोफेसर हंस पड़ा और गजाला उसे घूरने लगी। फिर उसने होंठ भींचकर गर्दन हिलाते हुए कहा, तो आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। यही तो मैं कहूँ, मेरे अलावा उसके बारे में और किसी को नहीं मालूम। फिर आपको कैसे पता चल गया? अब बताइए क्या मालूम है आपको? अरे कुछ भी नहीं मालूम बेटे, अब तुम बताओ तो पता चले। आप मुझे बेवकूफ़ क्यों बना रहे थे, बोलिए। चलो आइंदा नहीं बनाएंगे वादा, हम तो मजाक कर रहे थे। पक्का वादा? बिल्कुल पक्का। तो फिर सुनिए, आपने उन अहमक बदमाशों को 20,000 रुपये दे दिए। अगर मैं आपके सामने उस शख्स को पेश कर दूं तो आप मुझे क्या देंगे? किसे? प्रोफेसर चौंक पड़ा। गुलफाम की बात कर रही हूँ। गुलफाम? प्रोफेसर बुड़बड़ाया। अरे वही सियारे का बाशिंदा, गजाला ने कहा और प्रोफेसर हंस पड़ा। अच्छा वो भाई जो तुम तलब करोगी दे देंगे, वादा करते हैं? हाँ हाँ पक्का वादा। तो फिर सुनिए, आप उसे पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। आप खुद उसे जो मालूमात करना चाहें करें और फिर उसे मेरे साथ रहने दें। बोलिए वादा? चलो ठीक है, मगर तुम उसे कहाँ से बरामद करोगी? अरे वो बरामद हो चुका है। प्रोफेसर उछल पड़ा। कहाँ है वो? दरमियान वाले कमरे में। क्या कह रही हो गजाला? आइए दिखाऊं। लेकिन आप वादा कर चुके हैं, उसे पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। बड़ी पागल लड़की हो तुम, ना जाने किसे पकड़ लिया। प्रोफेसर बुड़बुड़ाता हुआ उसके साथ चल पड़ा। अगर आपने वादा खिलाफी की तो आओ, जल्दी आओ। मेरा ख्याल है अब तक वो कीमती सामान लेकर फरार भी हो चुका होगा। और प्रोफेसर के साथ गजाला भी लपकी और चंद मिनट के बाद वो उस कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए। गजाला ने जल्दी से दरवाजे को धक्का दिया और फिर गहरी सांस लेकर प्रोफेसर के सामने तनकर खड़ी हो गई। वो फरार नहीं हुआ, आप समझ गए। मगर उसने दरवाजा अंदर से बंद क्यों कर लिया है? मैंने उसे कहा था। क्यों? मैं उसकी मुहाफिज हूँ जनाब, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, समझे आप? गजाला अकड़ कर बोली। दरवाजा खोलो, प्रोफेसर ने सख्त लहजे में कहा। खुला लीजिए, गजाला ने गर्दन हिलाकर कहा। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। कौन हो तुम? निकल कर ना जा सकोगे। प्रोफेसर दरवाजा पीटते हुए बोला, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। गजाला हंस पड़ी। अब बोलिए। वो प्रोफेसर को चिढ़ाती हुई बोली। क्या लुग़वियत है ये? दरवाजा बिल्कुल नहीं खुलेगा डैडी, जब तक आप अपने वादे को नहीं दोहरा देंगे। ओह, दरवाजा खुलवाओ। आप उसे पुलिस के हवाले तो नहीं करेंगे? और अगर वो चोर हुआ और किसी बुरी नीयत से आया हो तो तब फिर मुझे कोई एतराज नहीं होगा। चलो ठीक है, मगर उससे दरवाजा कैसे खुलवाया जाए? आप हटिए, गजाला ने कहा और फिर वह दरवाजे के पास आकर बोली, गुलफाम दरवाजा खोलो, मैं गजाला हूँ। और चंद साथ के बाद दरवाजा खुल गया। प्रोफेसर ने उसकी शक्ल देखी और सकते में रह गया। बिलाशुबा वही था, और बिलाशुबा वो जमीन का इंसान नहीं था। प्रोफेसर कई मिनट सकते के आलम में खड़ा रहा। अब कहिए डैडी, गजाला ने कहा और प्रोफेसर चौंक पड़ा। हाँ वही है, खुदा की पनाह, मगर तुम्हें यह कहाँ से मिल गया? और गजाला ने उसे पूरी तफसील बता दी। प्रोफेसर हैरान रह गया। फिर वो पहली बार उससे मुखातिब हुआ। ये पहला आदमी था जो उसकी हकीकत से वाकिफ होकर उससे गुफ्तगू कर रहा था। सुनो, क्या तुम हमारी बात समझ लेते हो? हाँ, मुझे तुम्हारे सियारे पर आए हुए खासे दिन गुजर गए। तब मेरे साथ आओ, मैं अपनी लेबॉर्ट्री में तुमसे बात करूंगा। बेफिक्र होकर आओ, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आ जाओ, गजाला इसे ले आओ। आओ गुलफाम, ये मेरे डैडी हैं। गजाले ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। बाप? वो कुछ याद करके बोला। हाँ हाँ बाप, गजाला ने हंसते हुए कहा और वो भी हंस पड़ा। प्रोफेसर उन दोनों की बेतकल्लुफी को ताज्जुब से देख रहा था। बहरहाल वो दोनों उसके पीछे चल पड़े। प्रोफेसर को इस इत्तफाक पर शदीद हैरत थी। उसने तो इसके लिए एक लंबी रकम खर्च की थी, लेकिन इसके बावजूद उसे यकीन नहीं था कि वो हाथ आ जाएगा। जो पुलिस के चुंगल में ना आया हो, उसे चंद गुंडे क्या पकड़ सकते थे। बहरहाल गैर मुतवक्का तौर पर गौहरे मकसूद मिल गया था। इस अजनबी इंसान से उसकी मालूमात में बेपनाह इजाफा हो सकता था।